अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं स्पोर्ट्स 21। हमारे गुज़िश्ता प्रोग्राम में आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की पाकिस्तान के साबिक ओलंपियन शेख मोहम्मद उस्मान और शकील अब्बासी की, और दोनों ने पाकिस्तान के कौमी खेल से मुताल्लिक गुफ्तगू की और कहा कि पाकिस्तान का कौमी खेल जिस मयार पर था शायद वो मयार अब हासिल करना बहुत मुश्किल है। ये कहना था जनाब शकील अब्बासी का, जबकि मोहम्मद उस्मान साहब काफ़ी मुतमईन थे और वो ये भी कह रहे थे कि पाकिस्तान का कौमी खेल जो है अब शायद उस बेहतरी को वापस से हासिल कर ले, उस मकाम को वापस से हासिल कर ले जो मकाम हमने खोया था। लेकिन असल में इस पाकिस्तान के कौमी खेल को लेकर जो टीम काम कर रही है और जो उसके लीडर हैं वो हैं इमाद भट्ट साहब, जिनको हमने आज के प्रोग्राम में ज़हमत दी है और हम चाहेंगे कि उनसे गुफ्तगू करें कि पाकिस्तान का कौमी खेल जो है उसकी ज़िम्मेदारियाँ इनके कंधों पर है, इनकी टीम पर है। और हालिया जो पाकिस्तान हॉकी टीम ने प्रो हॉकी लीग खेली, जिसके बाद एक नई बैच शुरू हो गई कि पाकिस्तान टीम को जो है वो लीग खेलने नहीं जानी थी, जिसके बाद पाकिस्तान की टीम के जो खिलाड़ी हैं उनका मोराल हारते हुए मुसलसल शिकस्तों के बाद गिरा होगा। लेकिन ये तमाम तर सवालात इमाद भट्ट से ही हो सकते हैं, क्योंकि वो टीम ना सिर्फ खिला रहे थे, लड़ा रहे थे और बाहिसियत कप्तान अपनी जिम्मेदारियां भी अदा कर रहे थे। इमाद भट्ट साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। इस वक्त पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस है उसको लेकर साबिक ओलंपियन जितने भी हैं वो यही गुफ्तगू कर रहे हैं कि पाकिस्तान टीम का मोराल काफ़ी गिरा है। आप बाहिसियत कप्तान परफॉर्म भी कर रहे थे, खेल भी रहे थे, खिला भी रहे थे खिलाड़ियों को। आप मुझे बेहतर बताएं, इस वक्त पाकिस्तान टीम जो है उसका मोराल गिरा है, बुलंद हुआ है, पाकिस्तान के जो आगे के मैचेस हैं उसको लेकर आपकी टीम की क्या तैयारियां हैं? जी, सबसे पहले तो शुक्रिया अपने शो में बुलाने के लिए। मैं आपको बताता चलूं कि जो लोग ये नेगेटिव बातें करते हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पॉजिटिविटी की तरफ आएं। मेरी टीम ने लास्ट ईयर बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और ये जो प्रो हॉकी लीग का हमने स्टार्ट लिया, ये भी मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया हमने। मैच हारना कोई, मैं समझता हूँ कि इतनी बुरी बात नहीं है, इंसान हार के ही सीखता है। अभी हमारे पास बहुत टाइम है जीतने के लिए इंशाल्लाह, और हम जीतेंगे भी ज़रूर। जो आपने जिनका पहले नाम लिया, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ अगर आप पाकिस्तान हॉकी के साथ काम नहीं कर सकते तो पाकिस्तान हॉकी के लिए दुआ ज़रूर करें। मेरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी टीम है। हम सेकंड फेज़ के लिए जो ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के अगेंस्ट मैच खेलने जा रहे हैं प्रो हॉकी लीग का, हम उसके लिए भरपूर तैयारी कर रहे हैं। जो अर्जेंटीना में हमें कमियाँ महसूस हुई, जो हमने नहीं वहाँ पे काम किया, उनके वो हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि यही वो लड़के हैं जिन्होंने पाकिस्तान हॉकी का खोया मुकाम उसको वापस लेके आएंगे। बिल्कुल, आपको उम्मीद है, आप पूरा एतमाद भी दिखाई दे रहे हैं। आपकी गुफ्तगू से मैंने जो झलक थी एतमाद की उसको भी नुमाया तौर पर देखा। लेकिन शकील अब्बासी से जब मेरी गुफ्तगू हुई, उन्होंने कहा प्रो हॉकी लीग को लेकर 50-60 लाख रुपए आपने लगा दिए, इन लड़कों को डेलीज भी अभी तक नहीं मिली है। बांग्लादेश ये टीम गई, 29वें नंबर की टीम से ये टीम खेली है, तो क्या उससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ होगा? मुसलसल शिकस्तों के बाद रशीद उल हसन साहब की एक ऑडियो क्लिप बड़ी वायरल थी, उन्होंने कहा हार तो हार होती है, आप उसको किसी तरीके से भी अपने क्रेडिट में ले आएँ, लेकिन शिकस्त का कोई जो है जिम्मेदारी लेता नहीं है और जीत के लिए जो है हर कोई आगे आगे आता है। तो आप क्या समझते हैं, ये बर्डन क्या पड़ा है टीम पर? जितने भी मेरे बड़े हैं जो जिनसे आप इंटरव्यूज़ करते हैं, उनका मैं समझता हूँ कि उनकी हर बंदे की अपनी अपनी राय होती है, और मैं अपने राय पे ज़रूर बात करना चाहता हूँ कि मेरी टीम जैसा परफॉर्म कर रही है और जैसा उनको करना चाहिए, इंशाल्लाह आपको ये आने वाले वक्त में नज़र आ जाएगा। बाकी डेलीज़ की बात जो आपने की, मैं समझता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यूज़ में मैं जाके डेली की बात कर चुका हूँ। जो स्टिल अभी तक हमारी कुछ पेंडिंग्स हैं, स्पोर्ट्स बोर्ड के डीजी हैं, उनसे भी हमारी बातचीत हुई, राब्ता हुआ। काफ़ी जो हमारे मसाइल थे उनको हल करने की कोशिश की गई। मैं समझता हूँ कि ये वो चीज़ें नहीं है कि बार बार आके टीवी पे बताई जाएं। मेरी टीम का फोकस इस वक्त ये है कि हमने प्रो हॉकी लीग खेलनी है और उसमें अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करना है और पाकिस्तान के लिए मैचेस जीतने हैं। अच्छा नहीं लगता प्लेयर्स को बार बार टीवी पे आके सामने मांगना और कहना कि यार हमारी ये प्रॉब्लम चल रही है। जो इदारे हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, हॉकी फेडरेशन है, उनको खुद चाहिए कि प्लेयर्स को जो फैसिलिटेट करने की चीज़ों की ज़रूरत है, उनको वो चीज़ें टाइम से दी जाएं, ताकि प्लेयर्स का सिर्फ फोकस हो वो गेम की तरफ रहे, ना कि बाकी चीज़ों की तरफ हो। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन मुझे काइंडली ये भी बताइए कि इस वक्त आपने प्रो लीग के जो इब्तदाई मैचेस खेले वो अर्जेंटीना और नैदरलैंड्स के साथ खेले, और अर्जेंटीना और नैदरलैंड के ख़िलाफ़ इब्तदा बड़ी अच्छी रही। जो आपने गुफ्तगू की कि हमने भी देखा कि आगाज़ में पाकिस्तान की टीम जो है वो गोल्स कर रही थी और बड़ी अच्छे अंदाज से फॉरवर्ड जो है आपका खेल रहा था। शायद डिफेंस उस तरीके से डिफेंस नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से नताइज आप पाकिस्तान टीम के हक़ में नहीं रहे। तो उस पर क्या खुसूसी कोई काम हो रहा है?
मैं आपको बताता चलूँ दाविश भाई कि हमने 5 साल बाद समझ लें कि जो वर्ल्ड की बेस्ट टीम्स हैं उनके अगेंस्ट हमने मैच खेलना स्टार्ट किया है। हॉलैंड वर्ल्ड नंबर 1 है। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम जाते ही हॉलैंड को जो है वो हरा देंगे। हमने पूरी कोशिश की, 2 क्वार्टर हमने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया। जो हमें प्लानिंग दी गई, लड़कों की फिटनेस वाज आउटस्टैंडिंग। मैं समझता हूँ कि हमारे में थोड़ी कमीज हैं, थोड़ी हमें फैसिलिटीज की जो लैक ऑफ फैसिलिटीज हमें नहीं दी जाती यहाँ पे, उनकी हमें बिल्कुल ज़रूरत है। अगर वो चीज़ें मुकम्मल हो हमारी, तो वो वक्त वाकई दूर नहीं है कि हम हॉलैंड, अर्जेंटीना और बेल्जियम जैसी टीमों को, तगड़ी टीमों को हम हराएं। इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। बिल्कुल हराएंगे। अच्छा, ये भी मुझे काइंडली बताइए कि इस वक्त जो हम नेदरलैंड से मुतालिक बात कर रहे हैं, हाल ही में नेदरलैंड से पाकिस्तान टीम के लिए कोच भी आए थे, क्या वो फ्रूटफुल साबित हुए? आप समझते हैं इंटरनेशनल कोच जो हैं, क्या वो पाकिस्तान की हॉकी के मैार को बेहतर कर सकते हैं, या फिर इस वक्त जो मौजूदा कोच हैं, वो ताहिर जमान हो, मोहम्मद उस्मान हो, या दीगर कोई भी हो, इस तरह के नाम ज़्यादा मुनासिब है? कोच कोई भी हो, हर कोच की मैं समझता हूँ कि अपनी स्ट्रेटजी होती है, अपनी फॉर्मेशन होती है। इस वक्त चीफ कोच ताहिर जमान साहब जो पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये सूटेबल कोच भी हैं पाकिस्तान हॉकी के लिए, क्योंकि लड़कों को बड़ा अच्छे तरीके से समझाते हैं। शेख उस्मान है, जिशान अशरफ है, नदीम खान लोधी है, असलम है, अदील है लड़का, मुख्तार अहमद है। बड़ा अच्छा ये काम कर रहे हैं, टीम को साथ लेके चल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आपने डिफेंस की बात की, तो इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो हम ये सेकंड फेज खेलने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, इसमें आपको डिफेंस भी अच्छा परफॉर्म करती नजर आएगी, मिडफील्ड भी और स्ट्राइकर भी इंशाल्लाह आपको अच्छा परफॉर्म करते नजर आएंगे। अच्छा, मुसलसल गोल कीपर से मुतालिक बात की जा रही थी, कहा जा रहा था जो हमारे गोल कीपर्स हैं वो उस मयार की शायद खेल पेश नहीं कर पा रहे थे। तो आप समझते हैं इस वक्त अगर हम गोल कीपिंग के मयार को देखें, तो हमें नहीं चाहिए कि गोल कीपिंग कोच भी होना चाहिए? उसमें अगर मैं नाम बताऊं तो अहमद आलम साहब हो, दीगर हो, वो ज़्यादा बेहतर नहीं होंगे? जी जी, आपने बड़ी अच्छी बात की। गोलकीपर एक मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा शोबा है। उसमें हमने थोड़ा सा लैक ज़रूर किया था इस बार। उसके लिए अहमद भाई एक बहुत बड़ा नाम है, मैं समझता हूँ उनको भी ज़रूर होना चाहिए। रिसेंटली हमारे पास मज़हर अब्बास, जिनको कॉल बैक की गई है गोलकीपर की कोचिंग के लिए, वो इस वक्त अपनी ड्यूटी जो वो कर रहे हैं गोलकीपर्स के साथ। मैं समझता हूँ कि मज़हर एक यंग लड़का है, उसको चांस मिला है, और इंशाल्लाह वो जो उसका एक्सपीरियंस है और जितनी उसको कोचिंग आती है, वो इंशाल्लाह अपनी कोचिंग के साथ गोलकीपर का शोबा बेहतर कर सकता है। लेकिन काफ़ी और भी नाम है ना, इमरान इमरान भट्ट हैं, मैं अहमद का मैंने जिक्र किया, दीगर और भी हैं। तो सीनियरिटी को देखते हुए चीज़ को बेहतर अंदाज से डिलीवर किया जा सकता है, आप नहीं समझते? ये आपका जरूर प्लान जरूर है? आपने बड़ी अच्छी बात की। जी जी, आपने बड़ी अच्छी बात की है। ये सारी चीजें पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन डिसाइड करती है। इसमें प्लेयर्स कुछ भी उनका प्लेयर्स का रोल नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के लिए सूटेबल होगा वो उन्होंने उसको ही कॉल करनी है। अच्छा, टीम बनाने तक आपका इख्तियार है या फिर वो भी नहीं है? नहीं, इसमें कोई इख्तियार नहीं है हमारा। ये जो सिलेक्शन कमेटी या जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है वही करते हैं सारा कुछ। अच्छा, एक और ख़बर भी सामने आई थी, दौरान प्रो हॉकी लीग के खिलाड़ियों और कोचेस के दरमियान बदअज़मी का मामला भी पेश आया, वो क्या मामला था? नहीं, ऐसा कभी कोई मामला नहीं हुआ। ये सारे रूमर्स हैं, इन चीज़ों की तरफ नहीं आपको जाना चाहिए। अच्छा। अच्छा, मुझे ये भी बताएं, इस वक्त पाकिस्तान की हॉकी के मयार को लेकर आपने बात की, आप समझते हैं कि जो मयार है इस वक्त, दीगर हम टीम्स देखते हैं वहाँ उसकी डाइट प्लान को बड़ा जो है फोकियत दी जा रही होती है, फिटनेस को लेकर बड़ी अहमियत दी जा रही होती है, ट्रेनिंग को लेकर बड़ी तरजीह दी जा रही होती है, ये तमाम क्राइटेरिया इस वक्त पाकिस्तान की हॉकी फेडरेशन मीट कर रही है आप लोगों को लेकर? मैं समझता हूँ कि जिस लेवल की हम यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, थोड़ी सी हमें समझ लें कि जो इक्विपमेंट्स हैं, जो हमारी ये ग्राउंड की फैसिलिटीज़ हैं, हमें उन थोड़ी सी चीज़ों पे हम थोड़ा सा लैग कर रहे हैं। बाकी जो हमारा कोचिंग की तरफ से जो हमारा सारा प्लानिंग चल रही है, जो हम फॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं, जो हम टैक्टिस और जिन चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उसमें कोई कमी नहीं है। बाकी आपने डाइट की बात की, तो डाइट मैं समझता हूँ कि काफ़ी पहले से बेहतर की गई है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की तरफ से। बाकी मैं आपको ये यकीन ज़रूर दिलाता हूँ कि लास्ट जो फर्स्ट फेज हमने खेला, ये सेकंड फेज उससे बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। हिमात भट्ट साहब, आप समझते हैं इस वक्त पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है वो खिलाड़ियों को बाकायदगी के साथ डेलीज अदा कर रही है? आपको वक्त पर डेलीज मिल रही हैं? डेलियों का तो मसला चल रहा है। सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और प्रेसिडेंट साहब से बात की गई है। उनके पास देखें अभी तक कोई बजट नहीं आया। सो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी ऑलवेज प्लेयर है। उनसे बात की गई है, जब उनके पास बजट आएगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने कहा है कि उसी वक्त प्लेयर्स को जो वो डेलीज ट्रांसफर कर दी जाएंगी। अगर ये पैसे खिलाड़ियों की जेब में मौजूद नहीं होंगे तो फिर फिटनेस का ख्याल वो कैसे रखेंगे? बाकी जो चैलेंजेस है उसका सामना कैसे करेंगे? फिर ट्रेनिंग जारी है, चैलेंज लेकिन वो ट्रेनिंग जो है
वो ट्रेनिंग तो हो रही है, फिर नताइज वैसे ही रहेंगे जो हमारी पहले हॉकी लीग के फेज़ में रहे? नतायज की बात आपने की, ट्रेनिंग फेस की आपने बात की, तो इसके लिए प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें मैं वर्ड्स में बयान नहीं कर सकता। अगर आप कभी फ्री टाइम पे निकालें ना, शो से बाहर आकर मेरी टीम को मिले, तो फिर आपको हम अच्छी अच्छी स्टोरियां और बताएंगे। मतलब ज़्यादा एक्सक्लूसिव तब और हमें मिल जाएंगी। जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। अच्छा, अंजुम सईद साहब, उनकी टीम में मौजूदगी, फेडरेशन में मौजूदगी, बाहैसियत कप्तान आप कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तान के साबिक ओलंपियन हैं और उनसे मेरी गुफ्तगू एक बार हुई थी, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की हॉकी का जो फैमिली है उसमें एक बड़ी लेगेसी उनकी फैमिली ने अदा की है। तो आप समझते हैं कि अंजुम सईद साहब की मौजूदगी पाकिस्तान की हॉकी के लिए पॉजिटिव हो सकती है, आप लोगों के लिए पॉजिटिव हो सकती है? अंजुम सईद साहब एक बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़े अच्छे हमारे, वो भी रिसेंटली हमारे साथ मैनेजर थे हमारी टीम के साथ। तो ये देखें, ये हॉकी फेडरेशन के मामला है, इनमें मैं समझता हूँ कि प्लेयर्स को नहीं आना चाहिए। जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन डिसाइड करे वो उनके लिए बेहतर है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए जनाब हिमात पट, पाकिस्तान टीम के साथ इस वक्त के कप्तान, अपनी गुफ्तगू से आपको आगाह कर रहे थे, आपने उनकी गुफ्तगू मुलाहिजा की और यही कहना था कि इस वक्त जो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस है वो बड़ी देखने वाली है और उसको देखते हुए जो है फैसले किए जाने चाहिए। और पाकिस्तान का जो कौमी खेल है उसको बचाने के लिए जो हल्के इस वक्त काम कर रहे हैं, उनको चाहिए कि अपनी ज़िम्मेदारियों को ना सिर्फ नेक नीयती के साथ बल्कि बड़ी अहम तरीके से भी अदा करें। तो ये था हमारे कप्तान पाकिस्तान टीम के, उनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। वक्त हुआ यहाँ शॉर्ट ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा, देखते रहें स्पोर्ट्स 21। एक बार फिर से खुशामदीद। और जिस तरीके से दीगर टीमें वर्ल्ड कप 2026 को लेकर अपनी तैयारियां कर रही हैं, तो कौमी क्रिकेट टीम भी इस वक्त मिशन वर्ल्ड कप को देखते हुए श्रीलंका और इसके बाद जो है अब खेलेगी मैचेस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम कंडीशंस पर। जो एक अहम सवाल है, पाकिस्तान टीम की इस वक्त जो सिलेक्शन कमेटी है उसकी क्या जिम्मेदारियां बनती हैं, किन किन खिलाड़ियों पर उस तरीके से एतमाद करना चाहिए, जो बुनियादी सवाल है। इसी पर गुफ्तगू करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से वाबस्ता रहा है, पाकिस्तान की क्रिकेट का एक बहुत मोतबर नाम अज़हर खान साहब, साबिक सेलेक्टर, हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए अज़हर खान साहब। और इस वक्त आप समझते हैं जो पिक एंड चूज़ का इंतखाब किया गया है, ये बेहतर इंतखाब है? अगर आप चीफ सेलेक्टर होते, आप सिलेक्शन कमेटी का पार्ट होते, तो क्या यही टीम होती? देखिए, सिलेक्शन जो है ना वो बेस करती है। हेलो जी जी सर, कंटिन्यू करें। सिलेक्शन जो बेस करती है ना वो आपकी कंसिस्टेंसी पर और कंटिन्यूटी पर होती है। सही। ये नहीं हो सकता कि आप ना अपनी टीम सिलेक्ट करें, ये एको आ रही है वापस, एको वापस आ रही है। अच्छा, एक बार फिर से हमारे नुमाइंदे जो हैं प्रोड्यूसर, वो कोशिश करेंगे कि आपसे रब्ता करें और हमारा रब्ता आपसे एक बार एको वापस आ रही है। जी जी, आपको अभी मेरी आवाज़ सही आ रही है सर? आपकी आ रही है मगर कम आ रही है। अच्छा, एक बार फिर से मेरे प्रोड्यूसर साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो कॉल वापस से लगाएं। और सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप मुझे काइंडली बताइएगा। हाँ जी, अब आ रही, अब आपकी आ रही है, क्लियर आ रही। अब क्लियर आ रही है सर, आप कंटिन्यू करें जी। सर कंटिन्यू करें जी, आप जो कुछ बात कह रहे थे कंटिन्यू करें। जी, मैं ये कह रहा था कि जब आप टीम सेलेक्ट करते हैं ना तो बेसिकली आप उस टीम की, ये फिर वही एक को वापस आ रही है। मैं नहीं बोल पा रहा, मुझे नहीं समझ आ रही। मैं अपने प्रोड्यूसर साहब से गुजारिश समथिंग रॉन्ग ओवर देयर आपकी तरफ से। कंटिन्यू करते हैं। क्या पाकिस्तान टीम की जो हालिया परफॉर्मेंस है वो एक इंतहाई अहम है जिस पर लेकर बात करनी चाहिए, और पाकिस्तान टीम जो इस तरीके की परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रही है तो उसको भी देखना चाहिए। एक जानिब सिलेक्शन का जो मयार है उसको लेकर मुसलसल बात की जा रही है और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान टीम जो है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो एक जानिब इंतहाई मायूस कुन होती हुई दिखाई दे रही थी। सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन पा रहा हूँ मगर बहुत कम आवाज आ रही है। अब ठीक आई है, फिर एकदम नीचे चली जाती है आपकी आवाज। जी, अच्छा सर, आप मुझे काइंडली ये बताएं, इस वक्त आप समझते हैं पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उससे मुतालिक जो पिक एंड चूज किया गया उसका इंतखाब दुरुस्त हुआ है? आप चीफ सेलेक्टर होते, आप सिलेक्शन कमेटी का पार्ट होते, तो भी क्या यही टीम होती? नहीं, देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप टीम सेलेक्ट करते हैं ना तो बेसिकली आप कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी को मद्देनजर रखते हैं। पाकिस्तान की टीम की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी रही है और मेरे ख्याल में कि एक अच्छे तरीके के साथ इन्होंने तमाम प्लेयर्स को जो है वो मौके भी दिए हैं। अब देखिए, कुछ नए प्लेयर्स जो थे उनको ये श्रीलंका की
3 मैचेस की जो सीरीज थी उसके लिए लेके गए हैं, और कुछ आपके जो प्लेयर्स हैं वो बिग बैश में मसरूफ थे। सही। अब जो टीम पाकिस्तान ने अनाउंस की है उसमें मैं समझता हूं कि आपके पास फास्ट बॉलिंग का भी जो राइट है वो आपका मौजूद है, स्पिनर्स आपके पास भी बहुत अच्छे हैं, और मिडिल ऑर्डर में, और जो सबसे अच्छी चीज पाकिस्तान की टीम में हुई है वो लेट मिडिल ऑर्डर जो है ना वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और उसकी वजह से पाकिस्तान टीम का जो मोरल है ना वो भी हाई है, और जीतने की एक जो लगन है, एक जुस्तजू है, एक तजस्सुस जो है वो कायम है। तो आई थिंक कि ये पाकिस्तान की टीम जो है वो इतनी बुरी नहीं जितना कि बहुत सारे लोग जो डिपेंड कर रहे हैं कि जी इसको ये बाबर को नहीं होना चाहिए था या रिजवान को होना चाहिए था। तो ऐसी चीजों में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की टीम ने अच्छा परफॉर्म किया है। अब वो श्रीलंका की कंडीशन से हम आंग होंगे, और फिर आगे वो देखेंगे कि किस तरह वो वर्ल्ड कप में परफॉर्म करते हैं। अच्छा, एक बुनियादी सवाल ये है सर, आप क्योंकि जब अपने वक्त के सिलेक्शन कमेटी के सरबराह थे तो उस वक्त जो आपने इंतखाब किए वो खिलाड़ी आज भी किसी न किसी नाम के तौर पर दिखाई देते हैं, लेकिन इस वक्त जो सिलेक्शन की जा रही है वक्त के साथ साथ बहुत सारे खिलाड़ी हैं डोमेस्टिक में परफॉर्म भी वो करते हैं। मैं शुमाइल तलत की बात करूं, शाहजेब खान की बात करूं, रोहिल नज़ीर की बात करूं, हसीबुल्लाह की बात करूं, बिस्मिल्लाह खान की बात करूं, ना आपने हसन नवाज़ को अपॉर्चुनिटी दी, आपने जिस तरीके से मोहम्मद हुरैरा को अपॉर्चुनिटी दी, ये तमाम खिलाड़ी क्या इस तरीके से डिजर्व करते थे अपॉर्चुनिटी? कामरान गुलाम भी एक नाम हो गए, क्या ये इस तरीके से इनके साथ आपने जस्टिस किया है कि आप उन्हें 1-2 मैचेस खिलाएं, इसके बाद उस खिलाड़ी को पूछे नहीं जो डोमेस्टिक में रनों के अंबार लगा रहा है? नहीं, देखिए जिन प्लेयर्स का आपने नाम लिया है ना, ऑब्वियसली इंटरनेशनल प्लेयर हैं, ये पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर सके हैं, इन्होंने परफॉर्म किया या नहीं किया। आई थिंक जो मेरी नजर में पाकिस्तान की टीम की रीढ़ की हड्डी जो है ना वो आपके ओपनर और नंबर 3 और नंबर 4 जो है वो T20 में उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब फखर जमान को नंबर 4 या नंबर 5 पर अगर आप खिलाएंगे ना तो इसका मतलब है कि उसके पास नंबर ऑफ बॉल जो है वो इतने ज्यादा नहीं होंगे कि वो अपने आप को एडजस्ट कर अडेप्ट कर सके। ओपनर के बाद एकदम जब आप मिडिल ऑर्डर में आते हैं ना तो आपका माइंड और बॉडी जो है ना वो रिस्पॉन्ड नहीं करता क्योंकि आप यूज्ड टू नहीं होते। तो आई थिंक ये पाकिस्तान टीम की जो मैनेजमेंट है, मे बी जो माइक हसन है, इन्होंने ये जो एक फखर जमान को मिडिल ऑर्डर में लेकर आए हैं तो क्या पाकिस्तान टीम की बेहतरी क्वालिटी के लिए, क्योंकि जो ओपनर हैं वो तो आपके सामने मौजूद हैं, और नंबर 3 पर अगर आपके कैप्टन आते हैं तो आई थिंक ही इज नॉट दैट सॉर्ट ऑफ अ प्लेयर जो कि नंबर 3 पर डिजर्व करता है। और उनकी अपनी जगह भी जो है ना उसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क जरूर आया है। तो आई थिंक वो कैप्टन जरूर है मगर ही नीड्स टू परफॉर्म एट दैट लेवल ताकि इसका लेवल ऑफ परफॉर्मेंस जो है हमारी मैनेजमेंट ने बड़ी जल्दी का मुजाहरा किया, आपने शाहीन को बड़े फॉर्मेट का कप्तान बना दिया जबकि जो उनकी फिटनेस है वो शायद T20 को लेकर ही है दिखाई दे रही है, और आपने सलमान को जो जिम्मेदारी दी, अगर आप वो जिम्मेदारी सलमान को ODI के अंदर देते तो वहाँ वो डिलीवर कर जाते हैं। नहीं, देखें शाहीन जो है कैप्टन बना ना, प्रॉबेबली वो जो वनडे क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है ना उसको सामने रखते हुए ये चीज उन्होंने मद्देनजर रखी कि फिलहाल T20 में तो वो सलमान अली आगा को ही कैरी ऑन करेंगे। बट ऑन द अदर हैंड मैं ये समझता हूँ कि सलमान अली आगा की जगह तब बनती वो अगर अपनी जगह को T20 में सीमेंट करते। सीमेंट करने के लिए उनके पास बहुत चांसेस थे मगर अभी तक वो उन चांसेस को अवेल नहीं कर सके जिस तरह को उन्हें अवेल करना चाहिए था। तो दैट ओपिनियन आई फील इट कि ये शाहीन शाह अफरीदी 2 दफा बल्कि 3 दफा अगर वो जीत चुके हैं पाकिस्तान सुपर लीग तो इसका ये मतलब नहीं है कि उनको तमाम फॉर्मेट में जो है वो कैप्टन बना दिया जाए। आई थिंक इट्स अ गुड बिगिनिंग, देखना ये कि आगे जाके ये क्या करते हैं। बिल्कुल बजा आपने फरमाया, लेकिन आप समझते हैं इस वक्त जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट है वो फैसले कर रही है, नंबर ऑफ ऑलराउंडर्स हम देख रहे हैं लेकिन इसमें एक भी मैच विनर नजर नहीं आ रहा है।
नहीं देखिए, बैट्समैन बैटर जो होते हैं ना जी, ये आप नहीं कह सकते कि नजर नहीं आ रहा। आपके पास बैटर मौजूद है। ओपनर्स में आपके पास ऑब्वियसली साइम अयूब है, और उनके साथ दूसरे जो ओपनर हैं वो भी लेकिन सर कतई कलामी की माजरत, आपने आगाज में बड़ी एक प्यारी बात की अजहर खान साहब के वो तसलसल के साथ खेलना वो इन किसी खिलाड़ी में नजर नहीं आता। नहीं देखिए, खिलाड़ी जो है ना जी, वो आपको हमेशा परफॉर्म नहीं करके देगा, उसके ऊपर बैड टाइम भी आएगा, उसकी फॉर्म भी थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी, वो आउट भी जल्दी होगा। मगर अगर दो ओपनर्स जिसमें साहबजादा फरहान और साइम अयूब अगर कंसिस्टेंटली आपको पहले 6 ओवरों में 40-50 रन बनाकर देते हैं, तो इसका मतलब है कि एक अगर लंबी इनिंग खेलेगा 60-70 की, तो फिर आपके पास रन्स करने की जो है ना एबिलिटी वो बढ़ती जाएगी। तो इन दैट ओपिनियन आई फील इट कि ये दोनों ओपनर्स जो है दे आर डूइंग अ गुड जॉब। अच्छा, इस वक्त हम नंबर ऑफ ऑलराउंडर्स तो देख रहे हैं, लेकिन जो असल परफॉर्मर थे जिन्हें हम देख रहे थे पाकिस्तान की इस वक्त के बड़े शानदार परफॉर्मर थे, उनमें एक नाम था अब्बास आफरीदी का, एक नाम था मास सदाकत का। इन दोनों खिलाड़ियों पर ऐसा लग रहा है बड़ी सी काटी लग गई है विदाउट एनी रीजन। तो क्या नहीं रीजन तो था ना जी। फहीम अशरफ और मोहम्मद नवाज ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, आप उसको निगेट नहीं कर सकते, इसलिए कि ये दोनों जो है ना आकर ये नंबर 7 या 8 पर ये परफॉर्म भी करते हैं, बैटिंग में ये रन भी करते हैं, और फिर इनकी बॉलिंग की जो एबिलिटी है वो बड़ी एनहांस हुई है। और ऐसे बॉलर जो है वो बहुत कम आपको मिलते हैं जो कि 4 ओवरों में रन भी कम करें और विकेट भी लें। तो आई थिंक पाकिस्तान टीम की जो स्क्विड कॉम्बिनेशन है वो बेहतर है और आगे जाके अच्छा करेंगे वो। अजहर खान साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा ये कितना जरूरी होगा कप्तान के लिए इस वक्त। अगर हम पाकिस्तान की ऑलराउंडर अटैक को देखें, उसमें साइम अयूब भी नज़र आ रहे हैं आपको, जो है स्पिन अगर क्वालिटी को हम देखें शादाब नवाज, फिर इब्रार, और इब्रार के बाद अगर किसी और बॉलर को चांस मिल जाए तो वो आपके कप्तान सलमान अली आगा खुद भी हैं। तो इस बॉलिंग यूनिट को किस तरीके से यूज़ करना चाहिए? अगर आप कप्तान होते तो फिर क्या हिकमत अमली होनी चाहिए थी? नहीं, इब्रार और मोहम्मद नवाज ये दोनों आपके मेन बॉलर हैं, ये बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और अगर शादाब को आपने टीम में लेके आना है और वो 11 में जब खेलेगा तो आपके पास तो चॉइस पड़ जाएगी ना, तो एबिलिटी आपकी बॉलिंग एनहांस कर जाएगी, आपकी विकेट टेकिंग ऑप्शन बढ़ जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के पास स्पिनिंग अटैक बहुत अच्छा है, उसके साथ फास्ट बॉलर भी आपके पास जो है, क्योंकि जिस तरह सलमान मिर्जा बॉलिंग कर रहे हैं और जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, तो आई थिंक ये इट्स अ वेरी गुड ओमन। और पाकिस्तान की टीम जो है वो जब वापस आ जाएगा, रल्फ भी वापस आ जाएगा, और उसके बाद पाकिस्तान टीम की जो एबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि बॉलिंग यूनिट भी बेहतर है और इसका बैटिंग यूनिट भी आपका बेहतर है। आप सरबराह सिलेक्शन कमेटी होते तो सर क्या फखर जमान 7वें 8वें नंबर पर होते? नहीं, 7वें 8वें नंबर पर तो उनको खिलाना कोई तुक नहीं बनता। बट आई थिंक कि अगर यही कॉम्बिनेशन आपका अगर मैच विनिंग कॉम्बिनेशन में बदलता है तो देयर इज नो हार्म इन इट। लेकिन आप किस हक में फखर को किस नंबर पे खिलाना चाहिए? 3रे नंबर पर या एज अ ऑलराउंडर यूज करे? डिपेंड करता है ना कि आपके दो ओपनर अगर बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो फिर उनके लिए तो फिर वही जगह होगी ना जहां पर वो साइम अयूब साहबजादा फरहान खेल रहे हैं। नंबर 3 आपका अगर बाबर आता है और नंबर 4 अगर आपका आता है फखर जमान, तो ठीक है, ये कॉम्बिनेशन कोई बुरा नहीं है। लेकिन ये बड़ी अहम बात की, लेकिन फिर कप्तान की जगह कहाँ बनती? आई थिंक कप्तान को तो बना दिया अब आपने, यू हैव टू कैरी इन एज ए मेंबर ऑफ द पाकिस्तान टीम एंड एज ए कैप्टन, उसको आप अब बाहर नहीं बिठा सकते। तो आई थिंक ये इट कैरीज ऑन लाइक दिस। मुस्तकबिल रिजवान का आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब उसका कम बैक होगा। बिल्कुल, बड़ा अहम सवाल था जिस पर बड़ा अहम जवाब दिया जनाब अजहर खान साहब ने, और ये इनकी शख्सियत है कि हमेशा बड़े अहम फैसले इन्होंने अपने कैरियर में लिए एज अ चीफ सेलेक्टर भी, और बड़े अहम अपॉर्चुनिटीज़ दी जिसके नताइज आपने हमेशा देखे। बहुत शुक्रिया अजहर खान साहब, कीमती वक्त देने के लिए। आपने उनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। ये कह रहे थे जनाब अजहर खान साहब, आपने उनको सुना, ये कह रहे थे कि रिजवान का मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। रिजवान के मुस्तकबिल में अभी भी जो हैं काफ़ी मुश्किलात हैं और काफ़ी ऐसी कठिन चैलेंजेस हैं जिसका मोहम्मद रिजवान को सामना करना पड़ेगा।
अलबत्ता इस वक्त जो ऑस्ट्रेलिया में जारी बिग बैश था वहाँ भी मोहम्मद रिजवान उस मयार की परफॉर्मेंस दिखाने में नाकाम नज़र आ रहे थे। तो इस वक्त मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान की क्रिकेट का एक बहुत मोतबर नाम है, अपने वक्त के बहुत ज़बरदस्त क्रिकेटर, और जब ये एक बहुत बड़े डिपार्टमेंट के बहुत बड़े सरबराह थे तो इनकी ना सिर्फ लीडरशिप में बहुत बड़े बड़े खिलाड़ियों ने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, बल्कि जब ये बाहैसियत सरबराह जो है अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे थे तब भी पाकिस्तान के बहुत मोतबर नामों ने जो है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। उनमें से एक नाम पाकिस्तान के साबिक कप्तान रमीज़ हसन राजा साहब का भी है, जो पाकिस्तान के लिए बाहैसियत चेयरमैन अपनी जिम्मेदारियां उन्होंने अदा की। और मैं ये भी बताऊं अपने नाजरीन को कि पाकिस्तान की क्रिकेट को देखते हुए जो फैसले इन्होंने किए, एक नई टीम बनाने का जो मिशन था उसको ना सिर्फ अदा किया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सिलेक्शन कमेटी से पहले एक और जो है पीसीबी काउंसिल की जो रुकनीत जो है वो भी इसकी ज़िम्मेदारी भी अदा की और बड़ी ज़बरदस्त अंदाज से ज़िम्मेदारी को अदा किया। जनाब शोएब हबीब साहब मेरे साथ प्रोग्राम का पार्ट है, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए शोएब हबीब साहब। और अगर मैं फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट को लेकर अब बात करूँ, फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में आपकी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, हमेशा आपने डोमेस्टिक के खिलाड़ियों को अहमियत दी, आज भी आप डोमेस्टिक के मैचेस देखने जाते हैं और उसकी वजह यह कि आप देखते हैं कि कौन सा खिलाड़ी कितना शानदार है, टीवी पर जो दिखाया जा रहा है हकीकत में वो कैसा है। लेकिन अगर हम देखें मुबश्शिर खान एज ए स्पिनर बड़ी अच्छी उन्होंने बॉलिंग की, काशिफ अली हैदराबाद से उनका ताल्लुक है, उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया रिसेंटली जो डोमेस्टिक सीज़न जारी है। फिर मैं अगर बात करूं इस वक्त फैसल अकरम, उस्मान तारिक, इब्रार, उसामा मीर, ये तमाम स्पिनर जो हैं इनको तो ऐसा लग रहा है काटी लगा दी है शादाब की वाइट कार्ड एंट्री के बाद। जी काफी पहले तो आपको और देखने वाले सुनने वाले को मेरा बहुत बहुत सलाम। देखिए आखिर में जो आप लफ्ज बोले ना आपने कि शादाब को, मैं ये समझता हूँ कि शादाब डिजर्विंग कैंडिडेट है और शादाब से आपको फायदा उठाना चाहिए। मैं तो शुरू से कहता हुआ आ रहा हूँ, और क्यों इसलिए बिल्कुल बोले सर। शोएब हबीब साहब की मुझे आवाज़ नहीं आ रही है। जी जी शोएब हबीब साहब कंटिन्यू करें, आप कुछ कह रहे थे। एक बार फिर से हम रब्ते करने की कोशिश करेंगे। और शोएब हबीब साहब ये कह रहे थे कि शादाब खान जो है वो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, उन्हें जो है पाकिस्तान टीम का पार्ट अगर बनाया गया ये दुरुस्त फैसला है। और लेकिन एक और अहम राय भी इसमें सामने आ रही है और वो ये राय है कि शादाब खान को ये जो एंट्री दी गई है या एंट्री टिकट हम कहें, वाइट कार्ड एंट्री कहें, या फिर हम कहें शायद उनकी वो लॉबी बहुत मजबूत थी जिसकी वजह से वो टीम का पार्ट बन गए, कप्तान ने उनके आने से पहले ही उनके आने की इंदिया दे दिया। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो होती हुई दिखाई दी और वक्तन फ़वक्तन होती शादाब खान की टीम में वापसी हो गई। तो ये एक बड़ा अहम सवाल था। इस वक्त भी पाकिस्तान की हॉकी के क्रिकेट के हलकों में ये सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके से आप पाकिस्तान के अंदर फेवरेटिज़म का जो कल्चर है उसको आम कर रहे हैं, तो उसमें ये क्या मयार आपने सेट किया? आप जिस तरीके के खिलाड़ियों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, क्या ये खिलाड़ी डिज़र्व करते हैं इस तरीके की अपॉर्चुनिटी? क्योंकि शादाब खान इंजरी के बाद फ़ौरन टीम को एक लीग के चंद मैचेस में परफॉर्म करने के बाद ज्वाइन कर लें, तजर्बे की ये अहमियत है। और जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, कई 100 मैचेस जिन्होंने खेल लिए हैं, क्या उनको इस तरीके से अपॉर्चुनिटी मिलेगी? तो फिर तराजू का जो बैलेंस करने का तरीक़ेकार है वो मुनासिब नहीं है, जिस पर मुसलसल बात हो रही थी। साथ साथ एक अहम नुक्ता ये भी है कि जहाँ आप शादाब को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, फिर नौजवान जो टैलेंट है आप उसको भी बराबर किया इंसाफ दें, और ये एक बराबर का इंसाफ उन्हें भी मिलना चाहिए। फिर अगर उस्मान तारिक से मुतालिक बात की जाए, उनका एक्शन जो है वो बड़ा नायाब है जिसको लेकर बात की जाती है। उनके जो एक्शन जो है उसको लेकर क्रिकेट के हलकों में हमेशा हर जो साबका स्पिनर है वो बात करता है, साबका क्रिकेटर जो है वो बात करता है। इस वक्त भी जो उन्होंने यूएई की सतह पर होने वाली जो इंटरनेशनल लीग थी वहाँ शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, T10 हो या फिर अबू धाबी लीग हो या कोई और लीग हो, वहाँ वो अपनी परफॉर्मेंस का जलवा दिखाते हैं। फिर मार सदाकत के हवाले से बात की जाए, वो एक इम्पैक्टफुल खिलाड़ी नज़र आते हैं। मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे, आपने देखा खुरम मंजूर, और उन्होंने ये कहा कि उस्मान जो है आप उनको तो मौका दे रहे हैं लेकिन रिजवान को जिस तरीके से दीवार से आप लगा रहे हैं ये एक अहम सवाल है।
फिर आप मां सदाकत और अब्बास आफरीदी जैसे खिलाड़ियों को पता नहीं क्यों चांस नहीं दे रहे, उनसे क्या जेलस फैक्टर है जो इस वक्त नज़र आ रहा है। तो ये वो तमाम अहम बातें, अहम सवाल आते हैं जिसको लेकर हम गुफ्तगू कर रहे थे। फिर हैदर अली, पाकिस्तान के लिए एक टैलेंट सामने आया। हैदर अली बड़े ज़बरदस्त टैलेंट था जिसने पाकिस्तान के लिए परफॉर्म किया, रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को, लेकिन फिर उसे उस तरीके से कंटिन्यू नहीं किया गया, उनको उनके नेचुरल नंबर पर नहीं मौका दिया जहां वो डिज़र्व करते थे। हसन नवाज़, उन्हें आपने पहले ओपनर के तौर पे खिलाया, उन्होंने वहाँ सेंचुरी बनाई, फिर आप उनको मिडिल ऑर्डर में ले गए, फिर आप ले जाते मिडिल ऑर्डर से लोअर मिडिल ऑर्डर तक ले गए। तो क्या ये आपका मयार है पिक एंड चूज़ करने का? फिर अगर बात की जाए कि खिलाड़ी जो हैं फिर वो मजबूर हो जाते हैं आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बोलते हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की थी साहिबजादा फरहान की, और उन्होंने भी कहा था कि ये मयार नहीं होना चाहिए। बाबर आजम और रजवान को आप ओपनर खिलाएं और फिर मुझे ना खिलाएं, मेरा कसूर क्या? उन्होंने वो एक अहम सवाल उठाया था। तो क्या यही तरीक़ेकार है, इसी क्राइटेरिया के तहत खिलाड़ियों के साथ इंसाफ होगा, जो एक बुनियादी सवाल बन जाता है। इसी के साथ प्रोग्राम को इख्तिताम करेंगे, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।